हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आने वाले हैं और ये एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको स्टेप अप एकेडमी पर हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक, जैसे ही एग्जाम्स आते हैं टेंशन बढ़ जाती है और ऐसे में क्या होता है, जो आपने साल भर पढ़ा हुआ है उसमें से मान लीजिए 100% आपने पढ़ लिया है तो 20% रिड्यूस हो जाता है और वो जगह ले लेती हैं टेंशन्स कि एग्जाम आने वाले हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आपको क्या करना है, बस स्टेप अप एकेडमी को फॉलो करना है, जहां पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम्स की बहुत मज़ेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक, और इसी सारी सीरीज़ में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें हम सैम्पल पेपर्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और एग्जाम में फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लिख कर जरूर आएंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस करेक्ट टिक कर कर जरूर आएंगे। ठीक, आज के हमारे सेशन की अगर हम बात करें तो हमारा सेशन है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन है, पार्ट 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि टाइम होता है 3 आवर्स का और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वीडियो शॉर्ट होने की वजह से आपकी कोई भी चीज़ लैकिंग हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाए कि आपको समझ में नहीं आई हो या फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाए हों। इस वजह से ये जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है ये 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज के हमारे सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे, एज वेल एज मैप बेस्ड क्वेश्चंस और कार्टून बेस्ड जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। आपको हर एक तरीका मैं बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स के साथ कैसे लिखना है, आंसर को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है और इसी के साथ कैसे वर्डिंग को कम करके फैक्ट्स पर ध्यान देना है, एनालिसिस पर ध्यान देना है। आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान से सुनना है इस सेशन को और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। और ये तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आपको ये वीडियोस को फॉलो करना है। और सबसे पहले क्या होता है एग्जाम पेपर में, सबसे पहले दिए रहते हैं इंस्ट्रक्शंस कि ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस पर आओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे बताया रहता है कि कितनी वर्ड लिमिट होनी है, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं। ठीक, तो इंस्ट्रक्शंस रीड करने के लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए रहते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर्स 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। मतलब कि जो क्वेश्चंस रहेंगे 1 से 12 तक, ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 1 मार्क ईच। मतलब ये तो हो गया आपका टोटल कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स ईच। तो 13, 14, 15, 16, 17। ठीक, तो 5 आपके हो गए 2 मार्क्स के, मतलब ये हो गए आपके 10 मार्क्स। ठीक, आंसर्स टू दीज क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स ईच। 50 वर्ड्स से ज़्यादा हमको क्रॉस नहीं करना है, ये ध्यान रखना। भले ही आपको कितना कुछ क्यों ना आता हो कोई भी सब टॉपिक के बारे में, मान लो सार्क आ गया 2 मार्क्स में, अब सार्क के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, आप सोचेंगे कि इस पर तो मैं 100 वर्ड्स लिख दूंगा। 100 वर्ड्स लिखें या 50 वर्ड्स लिखें, मार्क्स 2 ही मिलने हैं, इसलिए ध्यान से लिखिएगा, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 से लेकर 23 तक। 19 से 23 तक 4 मार्क्स ईच है, मतलब 19, 20, 21, 22, 23। तो ये भी हो गए 5 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स ईच मतलब 20 मार्क्स के ये हो गए आपके। ठीक, तो अभी कितने नंबर पर आ गए अपन, 20, 30, 40 और ये हो गए अभी 42। ठीक, फिर 19 से 23 तक का कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट, चलो 42 मार्क्स तो अभी अपने ये हो गए, अपन इधर पे लिख लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। 12 मार्क्स, 10 मार्क्स और 20 मार्क्स। ठीक, कितना हो गया, 42। अब फिर से क्लियर कैसे करेंगे, चलो इसको हटा ही देते हैं। हाँ, अब ठीक, 12, 10 और 20 ये हो गया आपका 42 मार्क्स का। क्लियर हुआ। अब
24 से 26 तक पैसेज है, मतलब 24, 25, 26 6 क्वेश्चंस यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो होंगे कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्हें आंसर करना है इन्हीं के अकॉर्डिंग। अभी मार्किंग इनकी आगे हम देखेंगे। 27 से 23 तक कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स ईच के हैं, मतलब 27, 28, 29, 30। तो ये हो गए आपके 4 into 6, तो 24 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक, देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चन, और 6 मार्क्स क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि 42, 24, 4, 5, 6, तो रिमेनिंग जो आपके बच रहे हैं 66 और 14 क्वेश्चंस जो बच रहे, मार्क्स जो बच रहे हैं वो हम लगभग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक, तो अभी आगे चल के हम क्लियर करेंगे। ये जो 27 से 30 तक के क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें आंसर करना है जो 170 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, 200 वर्ड्स यहाँ पर नहीं है, 170 वर्ड्स हैं। एक चीज़ तो हमें ये समझ आ रही है, जो आपका पैटर्न है, या हम इसे नया पैटर्न ही कहते हैं, और 4 मार्क्स में 100 वर्ड्स ईच। पैटर्न कुछ इस तरीके से कह रहा है कि क्वांटिटी पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक, और क्वालिटी कैसे आएगी? पढ़ने से आएगी। टॉपिक्स आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, हर एक चीज़ का आपके पास अगर मैटर है तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो क्वालिटी भी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझ पा रहे हैं, आप हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से बता पा रहे हैं, तो आंसर लिखना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ठीक, थोड़े से लॉजिक्स लगाइए, आपका सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन है। हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आ गए, ठीक, तो आंसर हमें कैसे लिखने हैं, कैसे आंसर्स हमारे रहेंगे। ठीक, स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए है, 12 मार्क्स का है, ये ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगेन इन 2009 लेटर टर्न्ड इनटू अ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। ए सोशल मूवमेंट, बी रिलीजियस मूवमेंट, सी पॉलिटिकल मूवमेंट, और डी इकोनॉमिक मूवमेंट। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। जो अरब स्प्रिंग था ये 2009 में स्टार्ट होता है, बाद में ये कोई और मूवमेंट का फॉर्म ले लेता है। ठीक, करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर होगा सी पॉलिटिकल मूवमेंट। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कूप इन द ईयर 1991। बोरिस येल्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, लियोनिड ब्रेजनेव और डी जोसेफ स्टालिन। अगर आपने रिवीजन किया है, वन शॉट वीडियोस भी देखे हैं, सुपर क्विक रिवीजन भी आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी पेपर हो ये 3 पार्ट्स में रहता है, एक इजी, एक मॉडरेट और एक होता है डिफिकल्ट। ठीक, अब ये जो 12 मार्क्स हैं, मतलब जो 12 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हों, लेकिन अगर आपने रिवीजन अच्छा किया है तो एक बात तो कंफर्म है कि 8 to 9 क्वेश्चंस इजी होंगे, और रिवीजन की वजह से आपके लिए ये इजी होंगे और आप आंसर करेक्ट लगा देंगे। ठीक, तो करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने ही कूप फेस किया था 1991 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर द आसियान वे। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर्स। It is an informal and cooperative interaction among ASEAN members. It is the defense policy followed by the ASEAN members, or it is the philosophical principle that connects all the ASEAN members. अब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी, इट इज एन इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग ASEAN मेंबर्स। देखो क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 2000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो आपके 12 के 12 सही चले जाएंगे। अगर आप क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ये जो आपके लिए हम लेके आए हैं सैम्पल पेपर, वो सिर्फ इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप क्वालिटेटिव पढ़ सकें। इसमें से 4 ऑप्शंस में से 8 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, बस आपको ध्यान देना है कि हमें पढ़ना क्या है। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं बार बार, तो आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन के आंसर्स गलत नहीं जाएंगे। आपको जो लिखना रहेगा वो भी आप परफेक्ट लिख कर आएंगे।
Next question. Choose the correct set of countries that refuse to adopt the Maastricht Treaty and European currency Euro. Britain and France, Denmark and Sweden, US and USSR, Canada and Sweden. अब देखते हैं हम करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर है बी, डेनमार्क एंड स्वीडन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. एक सेकेंड. ठीक, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस. इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे. पहला ऑप्शन तो रहेगा ए और आर दोनों ट्रू है, मतलब असर्शन और रीजन, और आर एक्सप्लेनेशन, मतलब आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सेकंड में दिया जाएगा ए और आर ट्रू तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. थर्ड होगा ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है. ठीक, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को आप देखिए ऐसे समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है. पहले तो क्या करना है, बीच में अगर आप क्वेश्चन के बिकॉज लगा देते हैं तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा. कैसे, देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस बिकॉज, अब रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स. अब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंपल पेपर की, तो अगर आंसर पहले देख लें तो आंसर देखो क्या दिया गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों सही हैं. बिल्कुल सही कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो एक्सेप्ट करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस, मतलब कि वायलेंस अगर उसे अवॉइड करना है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन इसका कारण ये थोड़ी होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज आइडियाज और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं अपने राइवल्स के साथ. ये सिर्फ एक वे है वायलेंस अवॉइड करने का, इसलिए एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. बाकी रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट हैं. ठीक, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. The real challenge to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party. बिल्कुल, हम सिंडिकेट के बारे में जानते हैं कि सिंडिकेट यहाँ पर ग्रुप था और जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी जी को वो अपोजिशन से नहीं अपनी ही पार्टी से ही था. रीजन, शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस. हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक, क्लियर हुआ सभी को. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेररिज्म रिफर्स टू, क्या है टेररिज्म, अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट प्लेस और ट्रेन एक्सेट्रा, सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस, सी एन एक्सटर्नल अटैक बाय एनी मिलिट्री ग्रुप, और डी वायलेंस क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल. देखिए आप काफी सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी प्रैक्टिस का मोड है, बस ध्यान से देखते जाइए. आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए. करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर होगा बी, सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस. ऐसा कोई भी ब्रूटल वायलेंस के थ्रू जहां पर सोसाइटी को एक डर में लेके आना, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना, ये है टेररिज्म. और ये सारे एक तरीके हैं इसे फैलाने के. ठीक, क्लियर हुआ यहाँ से. अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने ये सेशन स्टार्ट किए थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के, कि उस टाइम पे तो सब कुछ पढ़ लीजिए बट जब एग्जाम आ जाएगा तो सिर्फ वही पढ़ना जो इंपॉर्टेंट है. तो सैम्पल पेपर में भी सिर्फ वही चीज़ पे ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो करेक्ट आंसर है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements about नीति आयोग are true? नीति आयोग acts as a think tank of the union government. बिल्कुल हमने ये पढ़ा हुआ है. नीति आयोग acts against terrorism. ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है. नीति आयोग acts in the spirit of cooperative federalism. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. लेकिन अगर हम बात करें नीति आयोग decides more role bigger for bigger states and smaller for smaller states, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. अब आप ये कहेंगे कि मैडम एक ही या तो आंसर होगा, तो इसके क्या है, कोड्स दिए गए हैं. ठीक, कोड हैं 1 2 4, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ. मतलब कि देखो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है. क्लियर हुआ सभी को. तो अब एलिमिनेशन सीखो. अगर आपको पता है कि थिंक टैंक की तरह तो काम करता ही है नीति आयोग, मान लो आप बाकी चीजें नहीं कवर कर पा रहे हो, बट याद रखो वैसे भी कि थिंक टैंक की तरह काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह काम करता है, स्टेट और सेंट्रल काम करती है, और इसी के साथ बिगर स्टेट्स के लिए ज्यादा रोल डिसाइड करता है और स्मॉलर स्टेट्स के लिए स्मॉलर रोल डिसाइड करता है. ठीक, अभी देखो आंसर पर अगर हम आए और आपको एक ऑप्शन पे अगर आप कंफर्म है कि ये तो आंसर होगा, मान लो फर्स्ट, ठीक, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि फर्स्ट इसमें नहीं दिया गया है. अब अगर हम पढ़ें
कि सेकंड तो नहीं है, टेररिज्म के अगेंस्ट काम नहीं करता है, तो ये सेकंड भी कट हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड दिया गया है, लेकिन स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए ही ये काम कर रहा है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देख रहे हैं, तो आंसर होगा सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हुआ सभी को? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड सेकंड 5 ईयर प्लान। कौन सी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था? केसी निगोय, टीटी कृष्णमाचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख और पीसी महालनोबिस। कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, और अगर आंसर बता दिया है तो करेक्ट आंसर चेक कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा डी, पीसी महालनोबिस। ठीक, ये लेकर आए थे सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकंड जनरल इलेक्शंस, वीवी गिरी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शंस, और कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वॉन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शंस। ठीक, करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, 1, 3, 2, 4। ठीक, मतलब कि फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। अब देखो आंसर पर आ जाओ, क्वेश्चन पर आ जाओ। सबसे पहले तो क्या हुआ, सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए, हम फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस देखते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जब इंदिरा गांधी जी कोई और नाम लेती हैं और इन्हीं के अपोजिशन में कुछ और नाम लिया जाता है, तो ये हो गया सेकंड। फिर थर्ड नंबर पे फोर्थ जनरल इलेक्शंस होंगे, ऑब्वियस है। अगर यहाँ से भी कनेक्ट कर पा रहे हो तो फर्स्ट और फिर थर्ड और फिर फोर्थ आ जाएगा, दैट इज कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वॉन मैनी सीट्स इन जनरल इलेक्शंस। तो जैसा दिया गया है वैसी का वैसा आंसर है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? बस एक चीज चेंज हुई है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फिर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड। जी हाँ, इन्होंने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इनवैलिड बता दिया था। किसने बताया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ओम प्रकाश त्रिवेदी, बी, जगमोहन लाल सिन्हा, सी, नारायण दत्त ओझा, और डी, कुंज बिहारी श्रीवास्तव। आप करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर है बी, जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ऑड वन कौन सा है? कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन, द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, नक्सलाइट मूवमेंट एंड गुजरात मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक, क्लियर हुआ? यहाँ पे हमारे 12 मार्क्स कंप्लीट होते हैं सेक्शन ए में। एमसीक्यूज इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और मुझे पक्का पता है कि आप हर एक आंसर को करेक्ट लगा कर आएंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, और सेक्शन बी है 12 मार्क्स का हम देख रहे हैं, जिसमें ये है सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 है, हाईलाइट एनी फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। कोई एक फीचर बताना है मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो इंडिया और रशिया के थ्रू विजुअलाइज हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा आपको टेंशन हो रही होगी। ठीक, अगर हम आंसर देखें तो पहले आंसर देखो, आंसर रीड करोगे, अब आपको क्लिक हो जाएगा कि आंसर में लिखना क्या है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। फीचर्स ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज्ड बाय बोथ इंडिया एंड रशिया। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम टू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। क्या कर रहे हैं ये? को एग्जिस्टेंस है सेवरल पावर्स का इंटरनेशनल सिस्टम में कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए। बी, negotiated settlements of international conflicts and independent foreign policy for all countries। इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के लिए ये सेटलमेंट्स नेगोशिएट करते हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हैं पूरी कंट्रीज के लिए। डिसीजन मेकिंग थ्रू बॉडीज लाइक द यूएन। तो ये आंसर हमको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। एक एक दो फीचर हर एक इस तरीके के टॉपिक्स के याद कर लीजिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कीवर्ड्स याद रखिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं अब ये समझ लो, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, नेगोशिएशन, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग। ये अगर वर्ड्स आपको याद हैं तो आप इस तरीके के आंसर बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर देखो ऐसा समझो कोई एक फीचर पूछा है गया है, ये तीनों फीचर में से एक फीचर आप लिख सकते हैं 50 वर्ड्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the countries included in South Asia and suggest one way to enhance peace and cooperation in this region। देखिए अब इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर लिखा गया है 1 + 1 = 2 मार्क्स। अगर आप 50 वर्ड्स में सिर्फ कंट्री के नाम लिख के आ रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। ठीक,
और अगर आपने एक तरीका भी बता दिया है पीस और कॉपरेशन कैसे एनहांस करें इस रीजन में, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 2 कंट्री के नाम लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, या आपने 2 तरीके लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फर्स्ट पॉइंट के लिए फर्स्ट मार्क्स और सेकंड पॉइंट के लिए मतलब एक और मार्क ऐसे मिल जाएगा। अब आंसर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठीक, साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एज वेल एज अफगानिस्तान। ठीक, तो जो कंट्रीज पूछी गई हैं इंक्लूडेड इन साउथ एशिया, उसमें ये कंट्रीज याद रखना है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सेंटर पर रखना है इंडिया को। ठीक, फिर देखो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं बांग्लादेश पर, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हम आ गए भूटान पर, देन उसके बाद हम आ गए मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऐसे करके आपको क्या करना है, आप इधर लिख लीजिए श्रीलंका, मालदीव्स, आपका आ गया नेपाल, पाकिस्तान, और कोई कंट्री तो नहीं बची, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और अफगानिस्तान। ठीक, तो इंडिया को अगर सेंटर बनाओगे तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं ये आ जाएंगी साउथ एशिया में। तो ये याद करने की ट्रिक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक, हो जाता है कभी कभी भूल जाते हैं हम एग्जाम में, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या है, इसकी ट्रिक की क्या जरूरत है, बट जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं डर के कारण, थोड़ा एंजाइटी के कारण। कॉन्फिडेंट रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बस इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ठीक, अब नेक्स्ट पूछा गया है कि पीस और कॉपरेशन एनहांस करने के लिए कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, हम जानते हैं साउथ एशिया में सार्क है, साफ्टा है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्फीयर में। तो ये आंसर आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, हाईलाइट एनी 2 इशूज दैट डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 2 इशू बताने, सबसे पहला तो हो जाएगा डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी की डिमांड रहती है इनकी। ठीक, ट्राइबल एरिया जहाँ पे है यहाँ पर भी डिमांड रहती है, और मूवमेंट्स फॉर सक्सेशन एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स, माइग्रेशन के लिए। अब इनको याद करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे ही आए तो 2 वर्ड याद रखो, एक ऑटोनॉमी और दूसरा ये जो माइग्रेट आते हैं आउटसाइडर्स जो हैं उनके लिए अपोजिशन। ठीक, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ भी आ जाए, 6 मार्क्स में आ जाए, 4 मार्क्स में आ जाए, ये पॉइंट्स को हमें यूज करना, यही आपको कम मार्क्स में पूछा गया है लिमिटेड वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, while throwing some light on the मंडल issue, give one reason for anti-मंडल protests in India। मंडल इशू पे कुछ लाइट फोकस करते हुए हमको यहाँ पर क्या करना है, रीजन देना है एक एंटी मंडल प्रोटेस्ट को लेकर इंडिया में। ठीक, अब आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर हम लिखेंगे द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन इन 1990। मतलब कि मंडल कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी। ठीक, इन रिकमेंडेशंस को नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट क्या कहती है 1990 में कि इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक, इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, और रिकमेंडेशन, किस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने को ये कह रहे थे, तो द रिकमेंडेशन वाज दैट द 27% जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, तो ये एक रीजन रहा है एंटी मंडल प्रोटेस्ट का इंडिया में। ठीक, तो ये याद हो गया आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, हाँ, और इस वजह से ये एंटी मंडल प्रोटेस्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और ये जो डिस्प्यूट था सपोर्टर्स और अपोनेंट्स के बीच में मंडल इशू कहा गया। दिस इशू हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस 1989। देखिए आप ये कहेंगे कि मैम 50 वर्ड्स तक रहना है और यहाँ पे वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, 2 मार्क्स का है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपकी एक फ्रेमिंग हो जाए आंसर की, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स लिए गए हैं। आपको क्या लिखना है, हम अगर देखें तो आपको बस इतना लिखना है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइडेड इम्प्लीमेंट, ये यहाँ तक हो गया। और अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर वर्डिंग कम करना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन क्या थी, 27% जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ से आपके वर्ड्स की क्या हो गई, लिमिट हो गई। ठीक, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए तो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख देंगे कि डिस्प्यूट किसके बीच में था, अपोनेंट
एंड सपोर्टर्स के बीच में, और इसे क्या कहा गया, मंडल इशू। ठीक, ये हमको बताना है, आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड रखिएगा और इस तरीके से लिखिएगा। तो ये वर्ड्स जो है, दिस लेड टू एंटी वायलेंट, अगर इसको हम काट भी देते हैं, कट कर देते हैं आंसर को, तो ये इतना आंसर हमारा बचता है। ठीक, इंपॉर्टेंट रोल कब प्ले किया, तो 1989 में, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आंसर हमको लिखना है। ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ पर सिर्फ आपको एक फ्रेमिंग बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं काफी अच्छे से, अगर वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से तो काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। सैंपल पेपर आप कितने भी सॉल्व कर लें, आपको अगर टॉपिक कंप्लीट कर लिया आपने ये सैंपल पेपर्स के थ्रू, तो इसी के साथ आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स तो सॉल्व करिए, इसी तरीके से करिए जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, और आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अलग से सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप फॉलो करते रहिए स्टेप अप एकेडमी को, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इवेल्युएट बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जहां थोड़ा सा हमें टेंशन में लेके आते हैं, लेकिन अगर हम आए पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पे, तो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। 2 मार्क्स का है, 1+1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर मतलब प्रॉपर ऐसे ही दिया गया है आंसर। देखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। देखो, एवेल्युएट करना है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बैलेंस ऑफ पावर को लेकर कंट्री में और अदर कंट्रीज के साथ। मतलब कि मान लो ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि बैलेंस बना रहे पावर का, और इसी चीज़ को लेके गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो वर्क करते हैं काफ़ी हार्ड क्या मेंटेन करने के लिए कि एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर हो अदर कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ इनके डिफरेंसेस हैं या फिर उनके साथ जिनके साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं। मतलब कि अगर मान लो कि ए के बी के साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो यहाँ ए को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर ए के सी और डी के साथ डिफरेंसेस हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो क्या चाहेगी गवर्नमेंट, ये चाहेगी कि इनके साथ हमारा बैलेंस ऑफ पावर अच्छा बना रहे, बैलेंस फेवरेबल बना रहे। ठीक, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वर्डिंग लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है, गवर्नमेंट डू वर्क हार्ड टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज। फिर लिखना है हैविंग डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट विद द कंट्रीज इन द पास्ट, और गवर्नमेंट सेंसिटिव रहती है, या तो फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो गुड पार्ट हो ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर है, वो ये है कि वंस मिलिट्री पावर बिल्डअप करना, ऑल्दो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी बेसिस होते हैं मिलिट्री पावर के। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार डिड राजीव गांधी लोंगोवाल Accord succeed in bringing normalcy in पंजाब। लोंगोवाला युद्ध हमने पढ़ा हुआ भी, करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ चलते हैं आप पढ़ते होंगे, अगर मैं आपको न्यूज़ बताती भी हूँ शॉर्ट्स के थ्रू, तो वहाँ पे हमने लोंगोवाला युद्ध के बारे में पढ़ा हुआ है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। ठीक, but peace did not come too easily or immediately, and the cycle of violence continued nearly for a decade. The central government had to impose precedent rules in the state, and the normal electoral and political process was suspended. ठीक, फिर लिखा गया है, it was not easy to restore the political process in the atmosphere of suspicion and violence. When elections were held in 1992 in Punjab, only 24% of the electors turned out to vote. Militancy was eventually eradicated by the security forces. Peace turned to Punjab by the middle of 1990s. ये हो गई पूरी कहानी। अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस तरीके से, मतलब कितना टाइम लग गया इनको पीस लेके आने में, ब्रिंग नॉर्मलसी लेके आने में पंजाब में। तो सबसे पहले हमें, अगर हम ये नहीं बताएं स्टार्टिंग के पॉइंट्स, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोज करना पड़ा नॉर्मल इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, और ये सस्पेंड कर दी गई।
और इजी नहीं था ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992 24% ऑफ द इलेक्टर्स वोट देने के लिए आते हैं, मिलिटेंसी इरेडिकेट की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू, और पंजाब में पीस आती है मिडिल ऑफ 1990s में। तो एक कोई भी रीजन लिख दीजिए और उसके बाद ये आंसर लिख दीजिए। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन सम, अब हम आ गए हैं 4 मार्क्स पे। ठीक, सेक्शन सी है 20 मार्क्स। 19th क्वेश्चन है सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव कम फ्रॉम द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स। अब एक बार क्या करिए आप लोग, जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ें तो क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़ें। आंसर लिखने के बाद क्या हो जाता है, आप सोचते हैं अरे यार क्वेश्चन तो ये पूछा गया था, मैंने आंसर ये लिख दिया। इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को चैलेंज करने के लिए। ठीक, टू द चैलेंज ऑफ, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो चैलेंजेस हैं ऐसे समझ लो, उसके लिए कुछ हमने सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज किए हैं। वो कहाँ से आए हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट से ही आए हैं। अब ये थोड़ा और टिपिकल हो गया क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का चैलेंज है उसके लिए काफ़ी सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक, जो सिग्निफिकेंट रहे, जिसके थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम कर पाए। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो मूवमेंट्स के रेफरेंस को लेते हुए अगेंस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट मेगा डैम्स। अब मेगा डैम्स पर आ जाओ, बस इतनी सी बात पूछी गई है कि जब मेगा डैम्स बनाए जाते थे तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते थे इसके अपोजिशन में। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखना है। अब अगर आंसर पढ़ो तो द मिनरल इंडस्ट्री, सबसे पहले तो हमें लिखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ को लेके, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरा लिखना है हमें डैम्स को लेके, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। जो मिनरल इंडस्ट्री है वही करेगी एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, तो इसको स्टार्टिंग ऐसी करना। इसके ये जो इट्स यूज ऑफ केमिकल्स, इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी कंटिन्यू टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब हम लिखते थे, हम जब बचपन में या छोटी क्लासेस में जब आप रहे होंगे तब आपको ऐसे वगैरह लिखना रहता था, तो आप क्या लिखते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो केमिकल्स आते हैं, जो वाटरवेज में फ्लो चला जाता है, ड्रेनेज चला जाता है, ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं तक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द मिनरल इंडस्ट्रीज का जो एक्सट्रैक्शन है अर्थ का, जो केमिकल यूज कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटरवेज का, ब्लेंड का, जो कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी में क्रिटिसिज्म लेके आती हैं और रेजिस्टेंस लेके आती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में। एक एग्जाम्पल है फिलीपींस का, जहां पे वास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन करते हैं वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में, हमने पढ़ा हुआ है। तो बस अब आपको क्या लिखना है, इतनी सी बात लिखनी है, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। ठीक, ये इनके अगेंस्ट में कौन, इसको इस साइड अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो फिलीपींस के लोग। बस इतनी सी चीज़ें, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्हें क्या किया, अपोज किया। फिर नेक्स्ट हमें इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखना है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की जो MNCs हैं, ठीक, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत सारा अपोजिशन जो है, मच अपोजिशन टू द कंपनी इन इट्स ओन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स एंड एडवोकेसी फॉर द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस पीपल। ठीक, अभी समझ में आ रहे हैं सारे आंसर्स? अगर नहीं आ रहे हैं तो डाउट आप पूछ सकते हैं, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है मेगा डैम्स। मेगा डैम्स पे क्या लिख सकते हैं, टुडे वेयर एवर अ मेगा डैम इज बिल्ड इन द वर्ल्ड वन इज लाइकली टू फाइंड एन एनवायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग इट। ये पॉइंट हमको यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक, इतना बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ इतना सा लिखना है, वेयर एवर अ मेगा डैम इज बीइंग बिल्ट वी फाइंड एन, या फिर इज लाइकली, वन इज लाइकली टू फाइंड एन एनवायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग। कुछ वर्ड्स यहाँ से एलिमिनेट कर लिए। 1980s की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च हुआ था नॉर्थ में, जिसका नाम था द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में के जो सराउंडिंग फॉरेस्ट हैं, फ्रैंकलिन रिवर है, इसके अगेंस्ट, मतलब इन यहाँ पे एंटी डैम मूवमेंट चला था, ये ध्यान रखना। और इंडिया ने भी कुछ लीडिंग मूवमेंट के साथ आया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन पर
सबसे पहले पूछा था एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ का एक एग्जाम्पल। अब क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी वर्डिंग आएगी। फर्स्ट तो अब आप ये लिखना सीख जाएंगे कि केमिकल्स और ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड में एग्जाम्पल है, तो मैं कह रही हूँ एक एक फीचर, एक एक एग्जाम्पल हर एक का याद रखिए। फिलीपींस का हमने एग्जाम्पल दे दिया, ऑस्ट्रेलिया का दे दिया। और हम मेगा डैम्स पर आए तो हमने पहला डैम का जो एंटी डैम मूवमेंट हुआ था फ्रैंकलिन रिवर पर, फ्रैंकलिन रिवर को सेव करने के लिए और इसके सराउंडिंग फॉरेस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। और इंडिया का नर्मदा बचाओ आंदोलन हर जगह आप यूज कर सकते हो जब भी कभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड बात आए या मूवमेंट से बात आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन और डिसएग्रीमेंट बताना है इंडिया और बांग्लादेश में। 2+2 है, एक पे कोऑपरेशन में बताना है और डिसएग्रीमेंट में। डिसएग्रीमेंट में फिर से हम रिवर वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, कोऑपरेशन में हम पीस से रिलेटेड भी देख सकते हैं। अब आंसर देखो, सबसे पहले एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है बांग्लादेश, ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट इश्यूज पर हमेशा कोऑपरेशन रहता है। कहीं भी कोऑपरेशन पूछ लेना, ये वर्ड्स को यूज करिए कि पीस पर, स्टेबिलिटी पर, इन्वायरमेंट पर, वेलफेयर ऑफ पीपल पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर, लगभग रीजन में ये सारी चीज़ों पर ही पीस कोऑपरेशन होता है, ठीक। और इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, इसमें से 1-2 पॉइंट यूज़ कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 2 पॉइंट्स तो यूज़ कीजिएगा क्योंकि 4 मार्क्स का है, 2+2। डिसएग्रीमेंट में सबसे पहले आ गया रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें, ये रिवर वाटर डिस्प्यूट शेयरिंग पर है। ये डिस्प्यूट हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। इंडियन गवर्नमेंट अनहैप्पी है, रीज़न ये है जो डीनियल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन है बाय बांग्लादेश, ठीक। और थर्ड, बांग्लादेश सपोर्ट करता है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को, ये भी अप्रिशिएट नहीं करता है इंडियन गवर्नमेंट। क्लियर हुआ, बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप आंसर लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड? सपोर्ट योर आंसर विथ 3 suitable arguments। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक स्टेटमेंट है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इसने पीसफुल वर्ल्ड का ड्रीम परस्यू किया है, मतलब जो विश्व में शांति रहे, कहीं ना कहीं तक ये जो सपना है, इसने अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू परस्यू किया है। आपके आंसर, आपको सपोर्ट करना है जो भी आप आंसर देंगे 3 suitable arguments के साथ, ठीक। अब आंसर पर आओ। Yes, I agree with the given statement. Arguments for the same are as follows। देखो, जहाँ कहीं भी आर्ग्यूमेंट आ जाए ना, आपको अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं लिखना है, इमोशंस को बिल्कुल नहीं लिखना है। प्रैक्टिकल हो गए, क्रिटिकली एनालाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव्स बताते हुए एनालाइज करके एक कंक्लूजन पर आना है, ठीक। चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ये ध्यान रखना। हमने सबसे पहले बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया कि हाँ, हम स्टेटमेंट से आर्ग्यू करते, एग्री करते हैं, आर्ग्यू नहीं, एग्री करते हैं। कैसे? अब 3 suitable आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, आपको वर्ड कहाँ से यूज करना है? यहाँ से, द इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी एडवोकेट की हमने बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, जो कोल्ड वॉर का आमना सामना था उसको कम करते हुए, एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर, एक तो नॉन अलाइनमेंट है, ठीक, और दूसरा है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। इन दोनों जगह में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये चीज़ बताता है कि हमने परस्यू किया है पीसफुल ड्रीम को फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इंडिपेंडेंट इंडिया ने, ठीक। तो एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर by reducing cold war confrontations and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations। जो UN peacekeeping operations है, वहाँ resources को, human resources को contribute करते हुए। सेकेंड हमको लिखना है, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो यूएस लेड नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सोवियत का वार्सो पैक्ट था, ये दोनों एग्जिस्टेंस में आते हैं। उस टाइम पे इंडिया एडवोकेट करता है नॉन अलाइनमेंट को एज अ आइडियल फॉरेन पॉलिसी, और समटाइम्स बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। थर्ड पॉइंट है, इंडिया ने दोनों ही कैंप्स को ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा
इंडिया क्या चाहता था कि डिस्टेंस रखना चाहता था यूएस मिलिट्री अलायंस से और सोवियत यूनियन जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, तो इंडिया का ऐसा मानना था कि हम दोनों में से एक के साइड नहीं होने वाले हैं। तो इंडिया ने क्या किया, अपने आप को यूएस और सोवियत यूनियन के मिलिट्री अलायंसेस से दूर रखा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं तो हमने लगभग 1 और 2 और मतलब ये जो पढ़ लिए इनमें से आप 3 पॉइंट कोई भी यूज कर सकते हैं। 1956 में क्या होता है, ब्रिटेन इजिप्ट पर अटैक करता है स्वेज कैनाल इशू की वजह से। इंडिया वर्ल्ड प्रोटेस्ट लेड करता है अगेंस्ट द न्यू कॉलोनियल इन्वेशन के थ्रू। उसी टाइम पे जब यूएसएसआर हंगरी में इन्वेड करता है तो इंडिया उसकी पब्लिक कंडेमनेशन को ज्वाइन नहीं करता है। इन सिचुएशन के अलावा इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता है हमेशा इंटरनेशनल इश्यूज पे, ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक, क्लियर हुआ? यही 2 पॉइंट यूज कर दीजिएगा, ये काफ़ी मस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए। एनालाइज 2 रीजंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 ऑफ जून 1975। कोई 2 रीजन बताने हैं कि इम्पोजिशन क्यों हुआ नेशनल इमरजेंसी का इंडिया में 25 ऑफ जून 1975 को। ठीक, अब हम आते हैं आंसर पर। तो आंसर में हमें लिखना है इंदिरा गांधी जी जो थी उस टाइम पे, उनके जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज क्या कर देते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। हमने अभी सिन्हा जी पढ़े थे, मतलब कि लीगली अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकती थी और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकती थी जब तक कोई भी एक इलेक्शन ना हो विद इन 6 मंथ। बट जून 24 को सुप्रीम कोर्ट इन्हें एक पार्शियल स्टे ग्रांट करता है हाई कोर्ट ऑर्डर पर, टिल द टाइम हर अपील वॉज डिसाइडेड। जब तक इनकी अपील डिसाइड नहीं करती जाती तब तक इनको टाइम दे दिया जाता है। ये इस टाइम पे क्या कर देती हैं, ये एमपी रह सकती थी लेकिन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा में पार्ट नहीं कर सकती थी। ये हुआ, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, अपोजिशन पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के अंतर्गत जो थी वो चाहते थे कि मिसेस इंदिरा गांधी जो हैं वो रेजिग्नेशन दे दें। जयप्रकाश नारायण आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कह देते हैं कि आप गवर्नमेंट को ओबे ना करें और इस वजह से ये टोटल रिवॉल्यूशन, पूर्ण क्रांति लेके आते हैं और अपोजिशन का सिंबल बन जाते हैं टू इमरजेंसी, और यही कारण से इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। ठीक, क्लियर हुआ? Next question. The Soviet Union became a great power after the Second World War. However, in no time the Soviet system became bureaucratic and authoritarian, making life difficult for its citizens. Do you agree with the given statement? Give arguments to prove your answer. ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सोवियत यूनियन क्या बनता है, ग्रेट पावर बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। However, in no time सोवियत सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटिक और ज़्यादा सिटीजन्स के लिए डिफ़िकल्ट लाइफ बना देता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री होते हैं? और आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। आंसर देखो, जो सोवियत यूनियन है वो ग्रेट पावर बनता है, हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बट बहुत जल्दी जो सिस्टम था वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन जाता है। हम एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से। ठीक, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इन फेवर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो ये देखो, द सोवियत इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। हम ये चीज़ जानते हैं कि जो सोवियत यूनियन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक्सेप्शन में था यूएस, मतलब यूएस भी काफ़ी डेवलप था। यूएस के अलावा एकमात्र सोवियत इकोनॉमी थी जो काफ़ी डेवलप थी। ठीक, इसका कॉम्प्लेक्स देखो, हाँ एक कुछ वर्ड्स याद रखो। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। वर्डिंग पर मत जाइएगा, वर्डिंग सिर्फ इसलिए है ताकि आपको आंसर की फॉर्मेटिंग हो जाए। एग्जाम के पहले आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर है। आप क्या करिएगा, अभी जो ये मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ तो आंसर्स लिख के देखिएगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। अभी ये आंसर के फॉर्म में है लेकिन हम आंसर को याद कैसे करें, तो याद ऐसे करो, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब्सिडाइज्ड, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज की थी नेसेसिटीज़ को। ठीक है, जो नेसेसिटीज़ थी उन सभी चीज़ों को सब्सिडाइज करके रखा हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेसेसिटीज़ क्या क्या थी, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स। सोवियत सिस्टम लेकिन
ब्यूरोक्रेटिक बन जाता है, अथॉरिटेरियन बन जाता है और इस वजह से सिटीजन्स की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है। तो आर्ग्यूमेंट जो हमें फेवर में देना है, तो स्टार्टिंग हम ऐसे कर सकते हैं। एक बार फिर क्वेश्चन समझ लो, ग्रेट पावर रहा है लेकिन कैसे ब्यूरोक्रेटिक बना ये हमको बताना है, इसलिए हमने ये लिखा कि ये सारी चीज़ें अच्छी थी यहाँ पर, बट कैसे अथॉरिटेटिव बना, डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था लोगों को, इस वजह से ये सारी चीज़ें लोगों को और स्टिफल्ड करती हैं, प्रेशराइज करती हैं और बहुत बार लोग बहुत से जोक्स और कार्टून्स के फॉर्म में अपने नाराज़गी को जाहिर करते हैं। बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस थे ये चाहते थे कि सुधार हो। वन पार्टी सिस्टम जो सोवियत पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी, इसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल था सारे ही इंस्टीट्यूशंस पे और लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। ठीक, पार्टी लोगों की डिमांड को हमेशा रिफ्यूज़ करती थी और जो लोगों की अर्ज थी 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स में जिन्होंने सोवियत यूनियन को बनाया कि हमें हमारे अफेयर्स खुद से चलाने दें, कल्चरल अफेयर्स को, इस चीज़ को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब कैसे याद रख लो, देखो सोवियत सिस्टम जो था, सोवियत यूनियन जो था वो 15 रिपब्लिक्स से बना हुआ था। अब जब ये गवर्नमेंट बहुत ख़राब हो गई तो यहाँ के जो लोग थे ये कह रहे थे कि हमारे अपने अफेयर्स को हमें, जो हमारे कल्चरल अफेयर्स हैं उनसे हमें ही डील करने दीजिए, मैनेज करने दीजिए। लेकिन जो ये पार्टी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, जो वन पार्टी सिस्टम चल रहा था, ये बिल्कुल नहीं सुन रही थी। ठीक, पीपल के लिए अनअकाउंटेबल थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, ये चीज़ें स्टिफल्ड करती हैं लोगों को और एक ही प्रोटेस्ट फिर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हम देखते हैं। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया एकमात्र 15 रिपब्लिक्स में था जिसने यूएसएसआर को कॉन्स्टिट्यूट करके रखा था। मतलब कि सोवियत सिस्टम का जो सेंट्रल हम कह सकते हैं वो रशिया ही था। कहने को 15 रिपब्लिक्स थे बट अल्टीमेटली डोमिनेट कौन कर रहा था, रशिया कर रहा था। रियलिटी में रशिया ने हर एक चीज़ को डोमिनेट किया, नेग्लेक्ट किया, सप्रेस्ड किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन ग्रेट पावर था उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव रहा है जिस वजह से हम डिसइंटीग्रेशन देखते हैं। ठीक, अब हम आ गए हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पर। 1 + 1 + 1 + 1 4 मार्क्स हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। पहला पैसेज हम रीड करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो जल्दी से रीड करिए। देखिए, एक बात याद रखना कि पैसेज रीड करने से पहले क्वेश्चंस रीड जरूर कर लीजिएगा, फिर पैसेज पर आइएगा। नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स, ऐसे करके क्वेश्चंस रहेंगे। अभी यहाँ पर आंसर दिख जाएगा इसलिए हम रीड नहीं कर रहे क्वेश्चंस। देखो ऑप्शन, पैसेज रीड करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. ठीक, क्या कहा गया, बाइपोलर स्ट्रक्चर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये क्लियर हो गया था कि जो अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जो न्यू आएंगे वो अमेरिका डोमिनेंस को लिमिट करेंगे। इसलिए जो ईयू है, आशियान है, ये इमर्ज होते हैं एज अ फोर्सेस रेकन विद। ब्रिक्स की अगर हम बात करें ये भी इमर्ज होता है। ब्रिक्स रिफर्स टू ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, चाइना रह गया यहाँ पर, चाइना लगा देते नहीं तो चाइना को बुरा लग जाएगा। ठीक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। की ऑब्जेक्टिव्स ब्रिक्स के क्या थे कि प्राइमरली कोऑपरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को मेंबर्स के बीच में, और नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इंटरनल पॉलिसीज में। मतलब ये जो कंट्रीज हैं ये एक दूसरे के साथ वर्क तो करेंगी लेकिन ये एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी, म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी। और जो 11th कॉन्फ्रेंस थी ब्रिक्स की वो कंक्लूड होती है ब्राज़ील में 2019 में। ठीक, यहाँ तक का पैसेज था। अब हम आते हैं आंसर पर। इससे रिलेटेड अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िए। ये क्या कहा गया है, एक हिंट दी गई है, कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील में 2019 में। अब क्वेश्चन पढ़ो। हु नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। ठीक, 19 में कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में। ठीक, तो 11th यहाँ हुआ। रशिया हम जानते हैं जो 20th है वो रशिया में हुआ है, और उसके बाद मतलब 12th रशिया में हुआ, इंडिया में 13th, तो ये हुआ 2021 में, और फिर चाइना में, और फिर साउथ अफ्रीका में होगा, ऐसे चलता है। अब लियोनिड ब्रेजनेव, जायर बोल्सोनारो, डियोडोरो द फोंसेका या जैकब जुमा। ठीक, करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी, जैकब जुमा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Which among the following statements about BRICS is correct? BRICS was founded to promote the welfare of the people of South Asia and to improve their quality of life. BRICS countries respect mutual equality. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, एंड द हेडक्वार्टर जो है ब्रिक्स का वो काठमांडू, नेपाल में है. ठीक, करेक्ट आंसर हम देखते हैं. करेक्ट आंसर है बी. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो करेक्ट स्टेटमेंट है ब्रिक्स कंट्रीज रिस्पेक्ट म्यूचुअल इक्वालिटी. क्लियर हुआ. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. BRIC turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in the year. कौन सी मीटिंग में साउथ अफ्रीका इंक्लूड होता है और ब्रिक्स से टर्म ब्रिक्स हो जाता है? 2019, 2009, 2010, 2011. 2019 तो नहीं होगा. ठीक, अभी हमने ब्रिक्स पढ़ा है क्योंकि 2019 में. तो अब एस कब जुड़ा और साउथ अफ्रीका ये कब यहाँ पर ऐड हुआ और बना? तो करेक्ट आंसर होगा बी 2009. 9 और 19 मतलब 19 और 9 में कंफ्यूजन हो सकता है, तो करेक्ट आंसर है 2009. ठीक, 2009 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना. जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने करेक्ट आंसर बता दिया है तो चेक कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. ठीक, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, रशिया. ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज ए, बी, सी एंड डी. ठीक, यहाँ पे बताया गया है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. ठीक, आइडेंटिफाई करना है इन स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन given below and write their correct names in your answer book along with the respective serial numbers of the information used and the concerned alphabets as per the format that follows. क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आंसर दिख रहे हैं बट फिर भी आप लोग ऑप्शंस के थ्रू याद करना सीखिए. मैप पूरा आपको याद होना चाहिए. इंडिया का तो एटलीस्ट याद करके रखिए. ठीक है, वर्ल्ड का हो जाए तो और अच्छी बात है. स्टेट वेयर अ कोलिशन लेड बाय द सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957. हम जानते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आ पाई थी. ठीक, तो आंसर होगा अल्फाबेट सी, कंसर्न नेम ऑफ द स्टेट्स इज केरला. ठीक, ये हो गया हमारा केरला. ठीक, क्लियर हुआ. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द स्टेट रिलेटेड टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कौन सा स्टेट रिलेटेड है? तो आंसर होगा बी, वेस्ट बंगाल. ठीक, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास. के लिए इन्होंने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया था. आंसर होगा डी. नेम ऑफ द स्टेट्स में आएगा बिहार. और नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. तो आंसर होगा ए, तमिलनाडु. ठीक, तो अब याद क्या करना है? याद हमको कुछ नहीं करना है. एक चीज़ हम सेकंड पॉइंट से हमें याद करना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमने कहाँ से पढ़े? बंगाल से. ठीक, ये याद कर लीजिए. इसी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैप में. सेकंड, हमने कर्पूरी ठाकुर जी कहाँ से पढ़े? मतलब ये रिलेटेड है यहाँ से. अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ से रिलेटेड है तो इसको याद रखिए अच्छे से. यह हमने कहाँ से देखे? बिहार से. इन्होंने क्या वर्क किया है? तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्होंने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात इन्होंने इम्प्लीमेंट किया. और नेक्स्ट हमने पढ़े के कामराज. इन्होंने क्या किया था? मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु. ठीक, ऐसे पॉइंट्स याद करते जाइए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाते जाइए. क्लियर हुआ सभी को? ऐसे और क्वेश्चंस हमने किए हैं इससे पहले भी, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं. और इसी तरीके के सैम्पल पेपर्स हों चाहे एमसीक्यूज हों, ये सारे सेशंस आपको मिलते रहेंगे. ऑलरेडी प्रोवाइडेड भी हैं. बस आपको वीडियोस देखने हैं, नोट डाउन करना है, और नहीं नोट डाउन करना है तो यही सब कुछ आपको याद हो जाएगा. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Following questions are the visually impaired candidates in lieu of question number 25. देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे इन लिeu ऑफ क्वेश्चन नंबर 25.
तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस। तो यहाँ पर उनके लिए ये आंसर है। अगर आप चाहें तो आप लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को ऐड किया गया है। वैसे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 25 है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इस वजह से जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ये क्वेश्चंस रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ स्प्लिट इन कांग्रेस। तो आंसर होगा क्या? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेजर लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लीडर हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो सिंडिकेट ग्रुप में किसने लेड किया? के कामराज। ठीक, के कामराज होंगे ये। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पार्टी दैट डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो ये आंसर हो जाएगा कांग्रेस। नेम द लीडर हु गेव द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। की स्ट्रेटेजी किसने दी थी? तो ये दी थी राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो कार्टून दिया गया है यहाँ पर, आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ड्रामेटिक अनाउंसमेंट बाय मिस्टर नेहरू, ट्रेमेंडस चीयर्स एक्लेम न्यूज, लुक इफ एनी untoward incident occurs नाउ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी एंटायरली योर्स। इस तरीके से ये इमेज दी गई है, नेहरू जी से रिलेटेड हम समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्टेड इन 1960। पंडित नेहरू वॉज हैविंग टॉक्स विथ हिज काउंटर पार्ट डैश इन चाइना विच प्रूव्ड फ्यूटाइल। माओ से तुंग, प्रेसिडेंट जिनपिंग, जोउ एनलाई और दलाई लामा। अब करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा माओ से तुंग। ठीक, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था इंडिया और चाइना के बीच में 1960 में इरप्ट हुआ, पंडित नेहरू ने किससे बात की? तो इनसे की थी चाइना में, और ये कहीं ना कहीं तक फ्यूटाइल प्रूव्ड होता है। ये हो गया 1 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो टोटल जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेस in Indian territory which was occupied by China in the year 1962। इंडियन टेरिटरी के बारे में यहाँ पर जो पूछा गया है, कौन सी प्लेस थी इंडियन टेरिटरी में जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर ली थी 1962 में। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ए चगाई हिल्स, बी अक्साई चीन, सी बलूचिस्तान और डी नागालैंड। तो अगर बलूचिस्तान हटा दें, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, और डी नागालैंड, ठीक, ये भी हटा दें, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा बी अक्साई चीन। ठीक, क्लियर हुआ सभी को। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, डैश वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। कैलाश नाथ काटजू, वी.के. कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह और जवाहरलाल नेहरू। कौन थे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के इंडो चाइना वॉर के टाइम पर? करेक्ट आंसर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर है बी वी कृष्ण मेनन। ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन 29 अप्रैल 1954। पीस एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। बहुत इजी है, डेट याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। पंचशील एग्रीमेंट ये था। क्लियर हुआ यहाँ तक। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, इमेज के थ्रू नहीं पूछा गया है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है इन जनवरी 1966 प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री साइन दी ताशकंद एग्रीमेंट विद। किसके साथ ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था? जनरल आयूब खान, जनरल याहिया खान, मोहम्मद जियाउल हक और मूसा खान। तो ए आंसर होगा जनरल आयूब खान। ठीक, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बस ध्यान से सुनते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड, उज्बेकिस्तान, बाकू और न्यू दिल्ली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए अगर आंसर आपको पता है तो, अदरवाइज आंसर है ए बेलग्रेड। ठीक, ये पहली मीटिंग थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। Which of the following statements related to India-China War 1962 is correct? China could not cross the line of control. The Soviet Union remained neutral during the conflict. The Soviets helped China against India, or the Chinese forces did not withdraw their troops back to the earlier position. करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर होगा द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, सोवियत यूनियन कन्फ्लिक्ट के टाइम पर न्यूट्रल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On what ground did India grant political asylum to Dalai Lama and thousands of Tibetan refugees? Choose the correct statement. दलाई लामा को मतलब एक नॉन तिब्बतन लीडर थे ये. इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर प्रोवाइड किया, ग्रांट किया. दलाई लामा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया में और ओवर इंडिया, और पीपल ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया दलाई लामा को. दलाई लामा का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया को लेकर, ठीक है, ओवर इंडिया. अब आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर होगा बी. इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल असाइलम ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर. और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर होगा आपका टाइम है जो 3 आवर्स का, तो उसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे. फर्स्ट आज का जो हमारा पार्ट था इसमें हमने वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप कंप्लीट कर लिए हैं. पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब पार्ट सेकंड में हम 6 मार्क्स क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे. उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमको आंसर्स लिखने हैं. तो इसलिए आपने जिस तरीके से पार्ट 1 फॉलो किया है, पार्ट सेकंड को भी अच्छे से फॉलो कीजिए. आने वाले और सिंपल पेपर्स को भी आप लोग फॉलो करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन बना लीजिए. यकीन मानिए अगर आप हर एक वीडियो को फॉलो करेंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, स्टेप अप एकेडमी में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उस रिलेटेड से वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी एग्जाम के लिए. और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर साल भर भी नहीं पढ़ा है लेकिन आपने ये इन दिनों में ये जो आपको टाइम मिला हुआ है इस बीच में अगर आपने वीडियोस फॉलो कर लिए, हर एक चीज़ कंप्लीट कर ली, तो आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर आएंगे एग्जाम में. और इससे ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. और अगर आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.